गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये सेकंड क्लास है हमारी कंट्रोलिंग चैप्टर पे। एक बार देख लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, देन आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग और टैगलाइन लिखी हुई है इसकी, मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। वैसे तो मैनेजमेंट हम करते इसलिए है ताकि गलती ना हो, लेकिन अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं। मैनेजमेंट क्या भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। क्यों होती है मैनेजमेंट रिएक्टिव? बिकॉज मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, और उसमें स्कोप होता है कि जो गलती हो गई अब उसे देख करके वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो ऐसा हम कुछ तो क्या करते हैं आज के टाइम पे, कुछ तो प्रोविजन बनाते हैं, है ना, बाय यूजिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो कुछ ना कुछ जो उसके ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही इसलिए करता है कि अपने ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर सके। कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है कि सारी चीजें सही ट्रैक पे है या नहीं है। अगर सही ट्रैक पे है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो कंट्रोलिंग फिर आगे बोलता है कि अपने को क्या लेने का है, करेक्टिव एक्शन लेने का है। बात करते हैं कि कंट्रोलिंग का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना, कंपेयर करना। किससे? प्लान्ड परफॉर्मेंस से। एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से क्या करना, कंपेयर करना, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन। और डेविएशन के केस में क्या लेना, करेक्टिव एक्शन लेना। डेविएशन अगर किसके बीच में हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में। हालांकि यहाँ पे आधी अधूरी बात जो लिखी थी वो मैंने आपको कल भी बताई थी कि इसने केवल डेविएशन के केस में बोला है, लेकिन यहाँ पे इसे प्रॉपर लिखना चाहिए था नेगेटिव डेविएशन के केस में, ठीक है ना। बिकॉज सारे बच्चों को मालूम है पॉजिटिव डेविएशन के केस में अपन लोग क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड को ही रिवाइज कर देते हैं। क्या कंट्रोलिंग डेविएशन को रोक देगी? बिल्कुल नहीं। कंट्रोलिंग डेविएशन को नहीं रोकेगी, ये उसे क्या कर सकती है, कम कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है। अच्छे अच्छे अगर हम एक्शंस लेंगे, अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, स्ट्रैटेजी हमारी बराबर होगी, तो उससे हम आने वाले जो डेविएशंस है उनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, खत्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट टॉपिक था बच्चों फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, जहां पे हमने देखा था लुकिंग फॉर जीपी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लुकिंग बोले तो कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। ये फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है, बैकवर्ड लुकिंग भी। क्यों होता है? क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए कि आने वाले टाइम में हम वो गलती जो हम कर बैठे हैं वो दोबारा नहीं करेंगे, तो फॉरवर्ड लुकिंग है। लेकिन जो आज हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे करेंगे, जो हमने पास्ट में प्लान किए थे, तो दैट्स व्हाई ये बैकवर्ड लुकिंग है। लुकिंग फॉर जीपी, जी स्टैंड फॉर गोल ओरिएंटेड फंक्शन या गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है जो हमें हमारे गोल के करीब लेके जाता है। नेक्स्ट पी स्टैंड फॉर परवेसिव, यानी कि ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक जगह और हर एक लेवल पे इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हर एक मैनेजर, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो, इसको परफॉर्म करके चलेगा। लुकिंग फॉर जीपी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग बार बार करनी पड़ेगी, हर बार करनी पड़ेगी, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है ना। तो लुकिंग फॉर जीपी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये इसके फीचर्स हो जाते हैं बच्चों, बहुत सिंपल थे। फिर कल हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया था, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कर लिया था ना। आई थिंक मैंने इसकी एमटी भी करा दी थी ना, एमटी नहीं कराई थी। कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। सबसे पहले कोऑर्डिनेट बोले तो कोऑर्डिनेशन। जो कंट्रोलिंग है वो कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करती है, किसके बीच में, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में, ठीक है। एक बात, इसका एक दूसरा व्यू भी दिया था, अभी नहीं बता रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट गेम, जी स्टैंड फॉर गोल, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो कंट्रोलिंग है वो हमें हमारे गोल्स को रियलाइज कराने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्योंकि कंट्रोलिंग ये बोलती है कि हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके साथ,
प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, और करेक्टिव एक्शन लेंगे। क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे, ताकि वो डेविएशन क्या हो जाए? कम हो जाए। डेविएशन कम होने का मतलब है कि जितना हम अपने गोल से दूर है उतना क्या पहुंच जाए, हम कंट्रोलिंग करके करीब पहुंच जाए, पास पहुंच जाए, तो ये हमारे गोल्स को अचीव कराने में, रियलाइज कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे स्टैंडर्ड कितने बराबर है, कितने एक्यूरेट है, हमने कितने एक्यूरेसी के साथ अपने स्टैंडर्ड सेट किए। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने कल एग्जांपल भी दिया आपको कि हमारा रेवेन्यू होना चाहिए था कितना, आई थिंक मैं 500 करोड़ का, और हमने टारगेट सेट किया है 5000 करोड़ का। गलत स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। और हमारा रेवेन्यू होना चाहिए था कितने का? 100 करोड़ का, और 400 करोड़ तो हमारे एम्प्लॉइज ने हंसते खेलते ऐसे अचीव कर लिया, तो वो भी बराबर सिचुएशन नहीं है। दोनों सिचुएशन में पता पड़ रहा है हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो बराबर सेट नहीं किए, ठीक है। नेक्स्ट है जी ए हो गया। एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो कंट्रोलिंग है वो हमारे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन क्या करती है? इंप्रूव करती है, बिकॉज एम्प्लॉइज को पहले ही पता होता है, उन्हें स्टैंडर्ड वो पहले ही पता होता है कि हमें क्या परफॉर्म करना है, ठीक है ना। और उसी के बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे उन्हें क्या मिलेगी? प्रमोशन मिलेगी, उन्हें सैलरी में हाइक मिलेगा। तो उन्हें हमेशा ये याद रहता है कि हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, और हम अपने प्लान से, बेंचमार्क से कितना दूर है। तो ये चीज उन्हें मोटिवेट करती रहेगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर भी रहेगा कि अगर हम अपने प्लान, अपने टारगेट, अपने बेंचमार्क तक नहीं पहुंचे तो फिर हमारे को पनिशमेंट भी मिल सकता है ना। पनिशमेंट इन द सेंस यानी कि नेगेटिव मोटिवेशन भी मिल सकता है, जैसे कि हमारी प्रमोशन रुक जाएगी, सैलरी हाइक रुक जाएगा हमारा, ठीक है। मैनेजमेंट डांट भी लगा सकती है, थ्रेट दे सकती है, डिमोशन कर सकती है, फायर कर सकती है, तो इस तरह की चीजें। तो एम्प्लॉय पहले से ही क्या रहते हैं? मोटिवेटेड रहते हैं, और उनके मन में एक ये भी रहता है कि हाँ भाई हमारी क्या हो रही है, हमारे ऊपर कोई तो नजर रख रहा है, हमारे ऊपर क्या हो रही है? कंट्रोलिंग हो रही है। क्या हो रही है? कंट्रोलिंग हो रही है। तो इम्प्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन। नेक्स्ट है ई स्टैंड फॉर मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई डेविएशन क्यों आ रहे हैं हमारी प्लान परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में? डेविएशन इसलिए तो आ रहे हैं क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को बराबर से यूज नहीं कर रहे होंगे। अब कंट्रोलिंग करेंगे तो बराबर से वो रिसोर्सेज क्या होंगे? यूज होंगे। हाँ बोलो ना। और हमारे गोल्स क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कंट्रोलिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, रिविजन करा रहा हूँ जस्ट। एंड लास्ट है बच्चों, वो है ना कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेट गेम में आपको करा चुका हूँ, इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन देखते हैं। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इसकी पूरी हेडिंग है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगर कंट्रोलिंग होगा, मतलब कंट्रोलिंग अगर आप करोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर बना रहेगा और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। लोग अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे ना, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो एक्टिविटीज को। समझ में आती है बात आपको? यस और नो? इसी के साथ साथ बच्चों, अभी तक मैंने आपको कंट्रोलिंग चैप्टर के अंदर छोटे छोटे बहुत सिंपल से टॉपिक से 2 टॉपिक बराबर से पढ़ाए, और एक कंट्रोलिंग का मीनिंग, और बाकी शुरू में माहौल बनाया, ठीक है ना। जल्दी से बताओ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या होते हैं। अब इसके ऊपर वाला टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। Looking for GP is a continuous process. Looking for GP is a continuous process. Looking for GP is a continuous process. Looking. Controlling is both forward looking as well as backward looking. ठीक है ना? Looking for GP. G stand for goal oriented function. Controlling is a goal oriented function या process बोल सकते हैं आप. P stand for pervasive. Controlling is a pervasive function. Looking for GP is a continuous process. Controlling is a continuous process. ये कैसी प्रोसेस होती है? Continuous प्रोसेस होती है. एंड इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बोलो कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये है फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। हाँ बोलो। इम्पोर्टेंस है। कौन है? इम्पोर्टेंस। अच्छा,
इम्पोर्टेंस का आंसर क्या है, बोलो ना, इम्पोर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेट बोले तो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, किसके बीच में? एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में। अच्छा, कोऑर्डिनेट गेम, जी स्टैंड फॉर गोल्स, हाँ जी, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सिंपल, क्योंकि हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन बनता है तो गोल्स हमारे क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। ए स्टैंड फॉर एक्यूरेसी, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, इट हेल्प्स इन द इट हेल्प्स इन द, या ऐसे भी सिंपली बोल सकते हो, हेल्प इन द जजमेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है ना, सिंपल, थोड़े बहुत शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी भाव वही रहना चाहिए। हाँ जी, तो इससे हमें हमारे स्टैंडर्ड का पता पड़ जाएगा कि वो कैसे है। तो कोऑर्डिनेट जी ए एम, एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन, हाँ जी, ये बोलो, इसकी प्रॉपर हेडिंग क्या है? इट इम्प्रूव्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना, ये क्या इम्प्रूव करता है? यप, ऐसे बोल सकते हो, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, बाकी अंदर लिख देना इसके अंदर। कोऑर्डिनेट गेम, ई स्टैंड फॉर एफिशिएंट, हाँ, इट हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये किस में हेल्प करता है? रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग रहेगी तो इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, ठीक है जी। आगे आज का नया टॉपिक पढ़ते बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। अभी तक तो बहुत ऊपर चढ़ा है ना कंट्रोलिंग को, अभी नीचे उतारते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, इसकी कुछ कमियां भी होती है, किसकी? कंट्रोलिंग की। वो कमी क्या है? द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आर गिवन एज अंडर, पहला, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। सुनो ना, अभी मैं जब आपको एक वो पढ़ा रहा था, अभी ऊपर एक हेडिंग पढ़ा रहा था, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, वहां पे मैं ये बता रहा था आपको कि कंट्रोलिंग की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो कितने बराबर है, कितने एक्यूरेट है। हाँ बोलो ना, जैसे वो 5,000 करोड़ का हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा रेवेन्यू का, लेकिन हुआ 500 करोड़ 100% पे ऑपरेट करने के बाद। हमने 100 कितना रख दिया, 100 करोड़ का रख दिया रेवेन्यू का टारगेट, दूसरे केस में हंसते खेलते 400 करोड़ का हो गया। समझ में आ रही है बात? अब मैं करूँ तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे को तो स्टैंडर्ड सेट ही नहीं करते आ रहा है। और ये स्टैंडर्ड सेट करूं तो किस बेसिस पे करूं? पास्ट के बेसिस पे करूं, फिर एनवायरनमेंट क्या भी है, डायनेमिक भी है, नए नए क्या आ रहे हैं, फैक्टर्स लग रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, चेंजेस बहुत तेजी तेजी से हो रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टैंडर्ड कितना सेट करूं। मैं 5,000 सेट करता हूं तो प्रॉब्लम हो जाती है, मैं 100 करोड़ सेट करता हूं तो प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्ट कितना सेट करूं, एग्जैक्ट कितना सेट करूं, मेरे को पता ही नहीं पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि जो आप लोग जो स्टैंडर्ड सेट करते हो, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, जो नंबर्स में क्या करते हो, जो स्टैंडर्ड सेट करते हो, वो सेट करने में क्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, और होती है दिक्कत, है ना। मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा कितना रेवेन्यू होने वाला है, बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे पता लगाऊं मैं, है ना। एक आप क्या कर सकते हो, फोरकास्टिंग कर सकते हो, पास्ट के बेसिस पे एस्टिमेशन लगा सकते हो, लेकिन सारे बच्चों को पता है बिजनेस में अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहती है कि नहीं रहती है। तो मैं बराबर, बिल्कुल बराबर स्टैंडर्ड कैसे सेट करूं, वो स्टैंडर्ड सेट करने में ही दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है, ये किसकी, कंट्रोलिंग की लिमिटेशन है। मन में कैसी बात कर रहे हो, बचकानी हरकतें कर रहे हो। दिक्कत तो किसमें है, दिक्कत तो किसमें है, स्टैंडर्ड को सेट करने में, प्रॉब्लम किसमें होगी, कंट्रोलिंग में। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ जी बच्चों, दिक्कत तो स्टैंडर्ड को सेट करने, स्टैंडर्ड को सेट करने में दिक्कत हो, प्लानिंग में दिक्कत होगी ना, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हम कहां पे सेट करेंगे, प्लानिंग में। तो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन में क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा, कंट्रोलिंग भी तो किसके बेसिस पे होगी, प्लानिंग के बेसिस पे। और तुमने सुनो ना, तुमने क्या ही गलत सेट किया, स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कंट्रोलिंग सही कर लोगे? तो हो ही नहीं सकती कंट्रोलिंग सही, बिकॉज कंट्रोलिंग किसके बेसिस पे परफॉर्म की जाती है, प्लानिंग के बेसिस पे। वही तुमने मिस्टेक कर दी।
तो भारी गड़बड़ हो गई ना किसमें, कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग की एक हालांकि देखो इसकी लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन किसकी है, प्लानिंग की, लेकिन इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, कंट्रोलिंग के ऊपर। दैट्स वाई इस पॉइंट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो कंट्रोल सिस्टम बिकम्स लेस इफेक्टिव। हम जो कंट्रोल करना चाहेंगे, जो जो सिस्टम हमने इंप्लीमेंट करके रखा है, जो कंट्रोल्स हमने लगा के रखे हैं, वो कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव हो जाएंगे व्हेन द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। जब हम अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को किसमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्वांटिटेटिव। तुम कह रहे हो नमन भैया कितनी सेल करोगे, भाई ज्यादा सेल करेंगे पिछले साल से, है ना। तुम कह रहे कितनी सेल करेंगे, अरे भाई पिछले साल से ज्यादा करेंगे। नमन भैया ये बताओ, नंबर के टर्म्स में बताओ कि कितनी सेल करने वाले हो। यार ये कैसे बता दूं मैं, नंबर की टर्म्स में कितनी सेल करने वाले, पिछले बार से ज्यादा करेंगे, बताओ ना, एक रेंज बताओ ना। चलो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। एक तरफ तो ये लग रहा है कि इस बार हम क्या करेंगे, ग्रोथ बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। एक बार ये लग रहा है कि एनवायरनमेंट क्या भी होता है, डायनेमिक भी होता है। एक बार मन में ये आ रहा है कि पास्ट के बेसिस पे कोई एक रीजनेबल ग्रोथ एड ऑन कर दो, 10% की, 20% की, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें लग रही है, लेकिन कई बार दिक्कत हो जाती है वो एग्जैक्ट नंबर निकालने में कि मेरे को वो जो नंबर है, जो मेरा बेंचमार्क है, वो मैं कैसे सेट करूं, किन फैक्टर्स के बेसिस पे सेट करूं। वहां पे प्रॉब्लम होगी तो कंट्रोलिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि कंट्रोल सिस्टम लेस इफेक्टिव हो जाता है जब स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस के होते हैं आप सेट नहीं कर पाते हो, डिफाइन नहीं कर पाते हो क्वांटिटेटिव टर्म्स में। इफ वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग, अगर हम किसी चीज को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या भी नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। जब हम उसे मेजर ही नहीं कर पा रहे, कंट्रोल कैसे करेंगे। मतलब मैं कैसे कह दूं कि ये होना चाहिए था और ये हुआ, जो होना चाहिए था मैं वही नहीं बता पा रहा हूं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। मेरे को तो तमीज किसकी भी नहीं थी, स्टैंडर्ड को सेट करने की। प्रॉब्लम तो सारी वहां थी, उसका फर्क किसके ऊपर पड़ा, कंट्रोलिंग के ऊपर पड़ा। ये लाइन बहुत अच्छी है जो रेड में लिखी हुई है। अगर हम किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो उस चीज को क्या भी नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एक बात बताओ, सुनो ना। चलो एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं शुगर का कंजप्शन किए जा रहा हूँ, 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 ठीक है ना। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या। मैं शुगर का कंजप्शन किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को हो गई प्रॉब्लम, लेट सपोज, ठीक है ना। और नहीं भाई, यार अभी तो पूरी जवानी पड़ी है भाई, ठीक है ना। अब अरे भाई देखो, कुछ भी करना पड़ता है भाई तुम्हें। हाँ वो सही कह रहा है कि तुम पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे, तुम डिसाइड कर लो, देन फिर बाद में कंट्रोलिंग कर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी। तो अभी क्या है ना, मैं कंजप्शन करते जा रहा हूँ शुगर का, और कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है। मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि कितना कंजप्शन किया, है ना। मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कितना कंजप्शन किया। अब जब मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कितना कंजप्शन किया, है ना, और डॉक्टर लेट सपोज मेजर नहीं कर पा रहा है कि वो डायबिटिक लेवल कितना है बॉडी के अंदर, समझ में आ रही है। जब वो मेजर नहीं कर पा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर पाएगा कि कितने एमजी की आपको टैबलेट लेनी है वगैरह वगैरह। या अगर बीपी को मेजर नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी के ब्लड प्रेशर को क्या नहीं कर पा रहे, मेजर नहीं कर पा रहे, तो कैसे बोल दे 5 mg की लेनी है आपको टैबलेट, 2.5 mg की लेनी है ना, या उसके ज्यादा ज्यादा mg की लेनी है, कैसे बताएंगे, कंट्रोल कैसे करें। लेट सपोज बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था बहुत कम, और हमने टैबलेट लिख दी 25 mg की, तो वो वैसे ही झूम उठेगा हाँ बोलो ना, वो वैसे ही झूम उठेगा। झूम बराबर नहीं, वो बोलेगा मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है जबरदस्ती, ठीक है ना। अब बाद में देखो, जब हम कोई चीज को मेजर ही नहीं कर पा रहे तो उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो एक तो वो तुक्का हो गया ना कि जब हम बीपी को मेजर नहीं कर पा रहे, तो ठीक है ले ले भाई 25 mg की गोली ले ले, और झूम गया। बाद में बोला हुआ, ली तो टैबलेट इसलिए थी ताकि जितना थोड़ा बहुत भी झूम रहे थे उसे कंट्रोल कर पाए, डॉक्टर ने और झुमा दिया, समझा ना। कंट्रोलिंग हो ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बराबर से सेट करते आने चाहिए। कंट्रोलिंग की ये लिमिटेशन बन जाती है कि कई बार प्रॉब्लम हो जाती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने में, तो कंट्रोलिंग भी नहीं हो पाएगी।
आई होप आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, कॉस्टली अफेयर्स। कंट्रोलिंग ऐसे कोई ना होती है मुंह उठाई कंट्रोलिंग हो जाएगी, पैसा खर्चना पड़ता है। अब हम पहले भी शायद मैंने एग्जांपल दिया है, चाय का वाला एग्जांपल दिया था क्या आपको? हमारे एम्प्लॉइज के लिए चाय आती है, एक चाय आती है, कभी कभी गलती से एक एम्प्लॉय क्या कर लेता है, 2 चाय पी लेता है, 3 चाय पी लेता है। हाँ जी, वो 2 चाय पी लेते हैं, 3 चाय पी लेते हैं, सारे नहीं पीते हैं। 5000 एम्प्लॉइज है हमारी फैक्ट्री के अंदर, उनमें से कुछ एक 20-30-50 लोग डबल चाय पी लेते हैं, तलब है चाय की। लेकिन हमें प्रॉब्लम हो गई, मान लिया हम मैनेजमेंट है तो हमें क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, भाई डबल चाय कैसे पीते हैं। अब मान लिया एक दिन में 50 एम्प्लॉय डबल चाय पिए, एक्स्ट्रा चाय का कितना खर्चा आ रहा है? 10 रुपए की एक चाय, 50 लोग पीते हैं, 500 रुपए का खर्चा, महीने का 15,000 रुपए का खर्चा। हमने हमने इस चीज को कंट्रोल करना चाहा, ध्यान से सुनो, हमने इस चीज को, मैं दोनों चीज बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ना एक पॉइंट एक और होएगा, है ही नहीं है वो पॉइंट, चलो सुन लो, इसमें कवर अप नहीं है, कॉस्टली अफेयर में बता देता हूँ आपको। तो मैं कंट्रोलिंग करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कंट्रोलिंग करना चाहता हूँ, और हमने सीसीटीवी सिस्टम लगाया, क्या लगाया, सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल किया, इंप्लीमेंट किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भाई तुम एक बात बताओ, कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं हमारी फैक्ट्री में, 5000, डबल चाय कितने लोग पी लेते हैं, 50 लोग। 5000 जहाँ पे लोग काम करते हैं, वो एरिया का हल्का सा आइडिया लग पा रहा होगा कि कितना वास्ट एरिया होगा वो। 5000 एम्प्लॉय जिस फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है एक दो सीसीटीवी से काम चल जाएगा? हाँ जी, बोलो ना। अराउंड आपको 50 से भी ज्यादा लगेंगे, है ना? बिल्कुल। सो दरअसल क्या है कि हमारा ही इनके लिए वो कह रहा 50 तो बिल्कुल कैमरामैन फोकस करो उन्हीं के ऊपर लगाएंगे। भाई जैसे ही उसने दूसरी चाय का कप उठाया ना, वही दबोच लिया उसे, ठीक है ना। लेट्स सपोज 100 आपको सीसीटीवी आपने इंस्टॉल किए, 100 सीसीटीवी इंस्टॉल किए, ठीक है, प्रॉपर 100 सीसीटीवी लगाने में आपने खर्च कर दिए 5 लाख रुपए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 5 लाख रुपए, ठीक है ना। वो एलईडी वेलईडी सब लगा करके, सुनो ना, अब केवल सीसीटीवी लगाने से काम, सीसीटीवी ऐसे कोई ना बता देगा वो देखो वो पीरा चाय, सारी चीजों का खर्चा होगा, बिजली वगैरह बहुत सारी चीजें का खर्चा होगा जो रिकरिंग नेचर का होगा, वन टाइम खर्चा हो 5 लाख का, ठीक है ना। अच्छा एक बंदा भी तो बैठाना पड़ेगा स्क्रीन पे, 15,000 रुपए महीने का, कि भाई तुम मॉनिटर करता रहिए कौन सा ज्यादा चाय पी रहा है। जैसे कोई सा भी पिए उसका एकदम से बताना, गिनते रहना तो किसने कितनी चाय पी। 2 चाय वो भी पिएगा अगर 2 चाय तो उसे भी चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक। हाँ जी, सुनो ना, 15,000 की सैलरी पे से रखा, 15,000 बचाने के लिए तुमने महीने के लाखों रुपए तो शुरू में लगाए लाखों रुपए तो शुरू में लगाए, है ना। और सैलरी प्लस अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस या बाकी रिपेयरिंग वगैरह, कैमरे वगैरह की, वो सब लगाकर, हाँ हाँ एलईडी को चलो 5 लाख में मान लिया ना हमने, ठीक है ना। आपने ये सब मिला करके 25,000 रुपए का महीने का खर्चा आपने महीने का बांध लिया अपने सर के ऊपर। सुनो ना, बहुत अच्छा किया ना, 15,000 का खर्च बचाने के लिए 25,000 का खर्चा तो बांध लिया और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करी। बहुत अच्छी कंट्रोलिंग कर रहे हो ना, है ना, बहुत अच्छी कंट्रोलिंग कर रहे हो ना। हाँ जी, एक बात तो ये एक बात तो ये कि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग पड़ रही है, वो कंट्रोलिंग बहुत महंगी पड़ रही है, ठीक है। और ये कंट्रोलिंग करने का फायदा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा जो आप बचाना चाहते थे उसके एक्स्ट्रा भी घर से जा रहा है। और केवल यही नहीं है, एम्प्लॉय भी तो गाली देंगे ना तुम्हें। एक चाय तुम्हारे से ऐसे पैसे ले जाते हैं, हमारे से मांग ही लेते पैसे, 10 रुपए की तो आती है, दे देते, है ना। डिमोटिवेट भी तो हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो कंट्रोलिंग करना होता है ना, कंट्रोलिंग करना बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, इसके लिए पैसा लगता है, क्या लगता है। और खासकर कंट्रोलिंग जब तो ना इररेलेवेंट हो जाती है, जब कंट्रोलिंग से होने वाला फायदा कम हो और कंट्रोल करने के लिए पैसे जो किया गया खर्च हो वो ज्यादा हो, उस केस में तो कंट्रोलिंग के कोई मायने
रह ही नहीं जाते। समझ में आ रही है बात? देखो, कॉस्टली अफेयर्स, कंट्रोलिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एज यह होती है, एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि कंट्रोलिंग करने में टाइम भी लगेगा बहुत ज्यादा, कॉस्ट भी, खर्च भी लगेगा, एंड अदर एफर्ट्स, और बाकी एफर्ट्स भी आपको लगाने पड़ेंगे। ड्यू टू दिस रीजन स्मॉल फर्म्स आर अनेबल टू अफोर्ड एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम। इसी की वजह से, इन दिक्कतों की वजह से जो छोटी फर्म होती है ना, छोटी फर्म क्या नहीं कर पाती, अफोर्ड नहीं कर पाती कंट्रोलिंग सिस्टम को क्या करा पाना, मतलब उनके लिए इम्प्लीमेंट कराना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए वो कराते नहीं, वो कंट्रोलिंग करते ही नहीं है। थोड़ी बहुत चोरी वोरी होती है ना, हो जाने तो। जैसे तुमने देखा होगा मार्केट में कुछ वेंडर होते हैं, कुछ सेलर होंगे, उनके एम्प्लॉय थोड़ी बहुत इधर उधर कर देते हैं चीजें, ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, अगर किसी, जैसे लेट सपोज किसी का कॉस्मेटिक का काम है, तो उसकी वाइफ ने बोला जी एक चिमटी लेते आना, चिमटी मेरी टूट गई, ठीक है ना, अब हटा ली उसने, चिमटी हटा ली, मतलब क्या क्या कंट्रोलिंग कीजिएगा, ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें है, समझ में। इनफैक्ट ऐसे में तो ऐसा होता भी है, तो मालिक ने देख के भी क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें तो क्या कर दी जाती है, इग्नोर कर दी जाती है। लेकिन सुनो, जहां पे नुकसान बड़ा होना हो, जैसे वर्मा जी आपके यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे तो कंट्रोलिंग बराबर, ऐसे नहीं मान लिया एक ट्रे में से दो तीन आर्टिकल्स इधर उधर हो गए, तो चल छोड़ जान दे, दो तीन, ठीक है ना। हाँ जी, तो कह रहे भैया 3-4 दिन की कमाई गई हमारी तो, है ना, 3-4 दिन की कमाई गई, तो दिक्कत हो जाएगी, उस केस में फिर कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। कह रहे कि कंट्रोलिंग सिस्टम इज इफेक्टिव, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने यहाँ पे। कह रहे कि कंट्रोलिंग सिस्टम जब ही इफेक्टिव होगा ओनली व्हेन द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट, मैं समझाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद समझ में आ जाना चाहिए, एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इट, थोड़ा टेक्निकल बोला है। चलो जैन साहब, आपने बहुत अच्छे से मन से बोला है, तो आप ही बता दो। कंट्रोलिंग सिस्टम जब इफेक्टिव होगा, हाँ, जब उसके बेनिफिट्स हैं, कंट्रोलिंग से मिलने वाला जो बेनिफिट है, कॉस्ट, बेनिफिट ज्यादा हो, कंट्रोलिंग करने के लिए जो कॉस्ट आई है, वही तो बोल रहा है कि कंट्रोलिंग सिस्टम इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम इट, जब उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो ज्यादा हो, द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन इट, उसमें लगी हुई कॉस्ट से, ठीक है ना। नेक्स्ट है लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक बात तो बताओ, अगर एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, और एनवायरनमेंट के अंदर है एक्सटर्नल फैक्टर, कौन से फैक्टर, इंटरनल की, इंटरनल तो सारे बच्चों को पता है, कंट्रोलेबल होते हैं, कैसे होते हैं, अरे बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना। एक्सटर्नल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल, कौन कौन होते हैं बताना, एक्सटर्नल फैक्टर, याद है आपको, बेस्ट ले, आंखों में आंखें डाल, हाँ जी, याद आ गया ना आपको। P for political, E for economical, S for social, T for technical, L for legal, E for environmental, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं कल का एग्जांपल दूं बच्चों, परसों इलेक्शन के रिजल्ट आए 4 स्टेट के, कल शेयर मार्केट में देखना 2-2% से इंक्रीज हुई शेयर मार्केट, समझ में आ रही बात आपको। निफ्टी 400 पॉइंट से इंक्रीज, है ना, सेंसेक्स 900 और 1000 पॉइंट से इंक्रीज, किसकी वजह से, बिकॉज इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, हालांकि स्टेट इलेक्शन का इतना फर्क नहीं पड़ता शेयर मार्केट पे, वो जो लोकसभा वाले जो इलेक्शन होते हैं उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक हाइप बनी रहती है कि भाई जहाँ पे बीजेपी की ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई बीजेपी आएगी, और वो आ चुकी 3 स्टेट में, तो उसकी वजह से जो कल क्या हुए मार्केट में थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई, फ्लक्चुएशन इन द सेंस पॉजिटिव वे में हुई कल, ठीक है ना। लेट सपोज अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती 3 स्टेट में, तो थोड़ा ये मार्केट क्या रह सकती थी, डाउन रह सकती थी। तो एक बात तो बताओ, चलो मैं तो कर लूंगा कंट्रोलिंग, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कर लूंगा कंट्रोलिंग, लेकिन व्हाट अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर, अगर वो जल्दी जल्दी चेंज होंगे तो मैं कंट्रोलिंग कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज उनके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल रहता भी नहीं है। हाँ बोलो ना। अब देखो, देश के अंदर सरकार कौन सी बनेगी, देश के अंदर
भूकंप आएगा या नहीं आएगा, है ना, सुनामी आएगी या नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर बताओ मेरा क्या कंट्रोल है, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। भाई हम तो अपना धंधा कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे एम्प्लॉय छोड़ के भागते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं उस चीज को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन देश के अंदर कौन सी सरकार बनेगी खाली मेरे हाथ में कोई ना है, तो बताओ उस केस में मैं कंट्रोलिंग कैसे कर पाऊंगा। आज आज बीजेपी के सपोर्ट मेरे लिए है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बीजेपी के सपोर्ट मेरे लिए है, ठीक है, मेरा धंधा चल रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, बड़ी भाई बाप लोगों के सर पे हाथ है, क्या पता कल ये हाथ सर से उठ जाए। भाई परमानेंट कोई ना है सरकार है, ठीक है, तुमने 2 बार मजा ले लिया, 3 बार मजा ले लिया, लोग चेंज भी कर देंगे, जैसे बनाया था वैसे उतार भी देंगे। हाँ बोलो ना, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो आज बीजेपी का हमारे ऊपर हाथ है, हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है, कल चल करके सरकार कोई और आ जाएगी जो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ हट गया, क्योंकि बेचारे वो अब भाई उनका हाथ तो खुद उनके साथ ही नहीं है, अब तो हाथ वालों का हाथ है, लेट सपोज कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, उनका हाथ मेरे साथ है नहीं है। समझा ना? तो बताओ मैं क्या कीजिए, मेरा बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। लिटिल कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर, लिटिल कह तो रहे हैं, छोटू छोटू सा कंट्रोल, लेकिन होता भी नहीं है, लिटिल भी नहीं होता है, ठीक है ना, वो तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलिंग कैन नॉट बी पॉसिबल इफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कंट्रोलिंग कर ही नहीं पाऊंगा मैं, कंट्रोलिंग कर, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आ गई, मैंने अपनी टीम को बुलाया, कल पूछा था ना अपनी टीम को बुला करके, क्या पूछा था, क्यों ना हमारे टारगेट अचीव हो पाए, सारा हम मजा तो कॉम्पिटिटर ही लूट गए, ऐसे पूछा था ना अपनी टीम से। हमने बोला अपनी टीम को बुला करके, भाई क्यों आई ये कॉस्ट ज्यादा, ये कॉस्ट ज्यादा क्यों आई, आनी तो कम चाहिए थी। वो कह रहे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए, जो पर यूनिट रेट थे इलेक्ट्रिसिटी के कमर्शियल वाले वो रेट बढ़ गए, बताओ अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई कंट्रोल है। तो ऐसे में मैं कह रहा था कि मैं तो कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया करूंगा, एक नंबर की, प्रोडक्ट की कॉस्ट आनी चाहिए थी 50 रुपए, आ गई 60 रुपए, अब बताओ मैं इसमें क्या कर पाऊंगा, कंट्रोलिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ बोलो ना, तो ये बोल रहा है कि कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो, बट कंट्रोलिंग फंक्शन कैन इफेक्टिवली डील विद इंटरनल फैक्टर। लेकिन कंट्रोलिंग फंक्शन क्या कर पाएगा, संभाल लेगा किसको, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, भाई उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, बिकॉज वो तो कैसे होते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। कौन होते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर। मेरे एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, क्या कर दी, और कह रहे जी सैलरी बढ़ाओ हमारी, क्या बढ़ाओ, तो वो तो मेरे हाथ में है ना, हम उनको क्या, जो स्ट्राइक हो रखी है उस स्ट्राइक को क्या करा सकते हैं, उन्हें समझा करके, डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म कर करके क्या कर सकते हैं, उन्हें समझा करके वो स्ट्राइक बंद करा सकते हैं, तो मेरे हाथ में है। उनको तो मैं मैनेज कर लूंगा, वहां तो कंट्रोलिंग कर लूंगा, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर के साथ कंट्रोलिंग होना काफी डिफिकल्ट सा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्दो ऐसा नहीं कि कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, उसमें भी एटलीस्ट बर्बाद बर्बाद अगर होने वाले थे आप, तो कंट्रोलिंग करके आप उसे, कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके अपनी बर्बादी को रोक सकते हो, लेकिन खत्म तो नहीं कर सकते, तो उस केस में दिक्कत तो रहती है। तो कंट्रोलिंग की एक ये प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्या नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, क्या है, अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं ना, तो रुकावट क्रिएट कौन करते हैं, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट, एक बात बताओ, किसी के ऊपर अगर लिमिटेशंस लगे, कंट्रोलिंग करने का मतलब एम्प्लॉइज के ऊपर क्या, सुपरविजन, यानी कि उनके ऊपर एक टाइप से उनकी आजादी पे क्या लग गई, पाबंदी लग गई, तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बताओ भाई, यहाँ पे भी कैमरा लगवा दिया, एक तो ये जगह थी यहाँ के आके कुछ तो कर लेते थे हम, यहाँ भी कैमरा लगवा दिया, नहीं हाले होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो थोड़ा सिगरेट विगरेट फूक लेते हैं, अरे बताओ यहाँ पे भी लगवा दिया है, ठीक है ना, हाँ जी। अच्छा, और कंट्रोलिंग, भाई यार ये तो भाई मेरे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया, मान लिया सुपरवाइजर लगा दिया, क्या लगा दिया, भाई सुपरवाइजर क्या भी तो करता है, कंट्रोलिंग तो करता है सुपरवाइजर,
यार ये तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया, मेरी हर एक चीज पे नजर रखता है, हर एक एक्टिविटी पे क्या रखता है, नजर रखता है, मैं जो भी परफॉर्म करता हूँ एकदम से टोक देता है कि ये तू गलत कर रहा है। यार ये सही तरीका कोई ना है, करने दो ना हमें काम जैसे हम कर रहे हैं। तो अच्छा, कंट्रोलिंग अगर आप करना चाहते हो, कंट्रोलिंग अगर आप करना चाहते हो, लेट सपोज आपको एक ऐसा सिस्टम, आपको एक ऐसी पॉलिसी क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो जिससे सारी एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में रहेगी, तो एम्प्लॉइज उसको शायद लगने ना दे, ठीक है ना, उसमें क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग करने से, क्योंकि एम्प्लॉइज के ऊपर पाबंदियां लगती है, उनकी आजादी क्या होती है, खत्म होती है, उनके ऊपर नजर रखी जाती है, जिस चीज को लेकर के उन्हें क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, मतलब ये सारी चीजें होगी तो एम्प्लॉइज को अच्छा नहीं लगता, तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि हम नहीं होने देंगे, हम नहीं करने देंगे ये। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे में क्या होगा, कंट्रोलिंग हम कर नहीं पाएंगे। अगर कौन रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, हमारे एम्प्लॉइज। देख लेते हैं, एम्प्लॉइज ऑफन रेजिस्ट कंट्रोल एज कंट्रोलिंग इंटरफेयर इन देयर एक्शन। एम्प्लॉइज अक्सर क्या करते हैं, कंट्रोल को क्या करते हैं, जो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उनको रोकते हैं, उनमें बैरियर का काम करते हैं वो, क्योंकि जो कंट्रोलिंग होती है वो इंटरफेयर करती है उनके एक्शन में, है ना, दखलंदाजी करती है, भाई सबकी प्राइवेसी भी खत्म होती है कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग करने से। एंड थिंग्स एंड क्रिएट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम, और उनकी बाकी चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लगती है, और उनकी फ्रीडम पे, उनकी आजादी पे क्या लगती है, रेस्ट्रिक्शन लगती है। इट डिक्रीजेस द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। देखो, एक ही पॉइंट है, उसको एक एंगल से देखोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस बन जाएगी, उसको दूसरे एंगल से देखोगे तो वो उसकी लिमिटेशन बन जा रही है। अभी हमने देखा था कि कंट्रोलिंग क्या करती है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है। जब मैं आपको रिवीजन करा रहा था, पढ़ाया तो कल था ये मैंने आपको, कि एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं अगर क्या होती है, कंट्रोलिंग होती है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि भाई हमें क्या परफॉर्म करना है और हम वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, तो ये चीज उन्हें क्या करती है, मोटिवेट करती है। लेकिन अगर उनके ऊपर कंट्रोलिंग होगी तो वो क्या भी हो सकते हैं, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। क्यों, बताओ यार, कुछ अपनी मर्जी से हम कुछ कर ही नहीं सकते, इन्होंने भाई चप्पे चप्पे पे क्या लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, कुछ भी हम गलत करें, इन्होंने तो बहुत सारे लोग ऐसे, है ना, आधे लोग तो ऐसे छोड़ रखे हमें पता भी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है ना, वो हमारे आगे पीछे घूमते रहते जैसे हम कुछ गलत करते हैं, ठीक है ना, उन्हें पता पड़ जाता है, वो सीधा किसको रिपोर्ट कर देते हैं, मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देते हैं, उधर से हमें, उधर से गाइडलाइंस मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलती है ना। लेट सपोज एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ठीक है ना, जहाँ पे कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉय जा नहीं सकता, और एक एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय वहां पे चला गया, ठीक है ना, मैनेजमेंट ने कुछ लोग ऐसे, थोड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन की ड्रेस में नहीं आते, यूनिफॉर्म में नहीं आते, ऐसे छोड़ रखे हैं। ऐसे पता कहाँ पे होते हैं, मॉल वगैरह में, आपने देखना कभी मॉल में ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा लगेगा कि वो कस्टमर है, आपको लगेगा कस्टमर है, लेकिन वो क्या होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो नजर रख रहे होते हैं, ठीक है ना। अब लेट सपोज तुम, एक कोई लैब थी, तुम उधर लैब में चले गए जहाँ पे उस लैब में जाना क्या नहीं था, अलाउड नहीं था, तुम उस लैब में चले गए जहाँ पे सुपरवाइजर छोड़ा था मैनेजमेंट ने, उसने देख लिया, उसने सीधा रिपोर्ट कर दिया मैनेजमेंट को, उधर से फरमान जारी होगा, आप हटिए वहां से, जल्दी हटिए, ठीक है ना, जल्दी वहां से हटो, ठीक है। उसे लगा कि कैसे पता पड़ा, कह रहे यहाँ पे भी कैमरा लगवा दिया, ठीक है ना, दिख तो रहा नहीं यहाँ पे कहीं सीसीटीवी, अबे भाई यहाँ पे लाइव कैमरा चल रहा था भाई, ठीक है ना, यहाँ पे अलग ही कैमरा चल रहा था। तो एम्प्लॉइज क्या करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। इट डिक्रीजेस द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, इससे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन लेवल क्या होता है, कम होता है। बे यार, कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने, ठीक है ना, हम तो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा छोड़ के भी चले जाते हैं एम्प्लॉइज। यहाँ पे तो भाई ज्यादा कंट्रोल होता है। अब सुनो ना, हाँ, आधे बच्चे तुम मेरे से इसलिए तो ना खुश रहते हो, अरे हर बात पे टोका टाकी करेंगे, नोट्स क्यों नहीं बनाए, रिवीजन क्यों नहीं किया, आया क्यों नहीं, छुट्टी लगाई तो बताया क्यों नहीं। बहुत कंट्रोल है भाई, हमें नहीं जमता, कहते होंगे तुम्हारे यार दोस्त कहते होंगे भाई, वो इंसान नहीं झिल सकता हमारे से, ठीक है ना, कॉमर्स तो झिल जाएगी लेकिन मास्टर नहीं झिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों की तरफ से ज्यादा रेजिस्टेंस आते हैं, है ना,
यूनिटी में अगर रेजिस्टेंस आता है तो फिर हमें भी किसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है, कई बार करना पड़ जाता है बच्चों के अकॉर्डिंग। माने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग कई बार चीजें करनी पड़ जाती है, और हम चाह के भी क्या नहीं कर पाएंगे, कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग की लिमिटेशन है। इसी के साथ साथ बच्चों कंट्रोलिंग की लिमिटेशन भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एग्जांपल देख लो इसका। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच थ्रू सीसीटीवीज। देखो अभी सीसीटीवी नहीं लगे हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉइज खुश थे। अब हमने एक पॉइंट रखा है कि भाई अब सारी कवरेज क्या कराएंगे, हम सीसीटीवी के थ्रू कवरेज कराएंगे पूरे प्रेमाइस की। एम्प्लॉइज बोलते क्या जरूरत है इसकी, सब कुछ अच्छा चल तो रहा है, ऐसा हमारे पे विश्वास नहीं है, इतना थोड़ा भी विश्वास नहीं हमारे ऊपर, अरे सब कुछ चल तो नहीं। हम कह रहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, विश्वास तो बहुत है आपके ऊपर, तभी जब से भी तो अभी तक चल ही रहा था, फिर भी सेफ्टी के लिए अरे जी क्या जरूरत है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक थोड़ी बहुत चलो हम जो भी कुछ कर लेते थे, अब वो भी नहीं कर पाएंगे हम, तो उनकी फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो दैट्स व्हाई एम्प्लॉइज क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट। सुनो ना, ये ऑब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बैरियर ना हो जाए, यहाँ पे कम्युनिक यहाँ पे सिंबल्स और वर्ड से डिफरेंट मीनिंग वाली बैरियर ना लग जाए। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो होता है ऑब्जेक्टिव वाला, एक ऑब्जेक्ट होता है हाँ ऑब्जेक्शन वाला, ये ऑब्जेक्शन वाला ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट होता है कोई चीज, है ना। यहाँ तो सिंबल्स और वर्ड्स भी ट्रिपल मीनिंग हो गया, समझा क्या। तो वैसा इसके ऑब्जेक्ट को कौन से वाला ऑब्जेक्ट समझना, ऑब्जेक्शन वाला। कह रहे हैं एम्प्लॉइज ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं व्हेन दे आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच थ्रू सीसीटीवी, जब उन्हें किसकी नजर में रखा जाएगा, लिखवा के भी रखा है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, उसके ऊपर सावधानी रहे। कुछ तो रास्ता भाई, देखो या तो हमें तुम्हारी बात सुनो ना, या तो हमें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, या तुम्हें हम समझा लेंगे, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, और नहीं होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। उसको हिंदी में मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं जिस मंच पे खड़ा हूँ वहां पे मेरे को अलाउड नहीं है वो बोलना। नहीं नहीं, हाँ जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं है भाई। हाँ जी, समझ में आती है कि आपको बात। भाई अगर एम्प्लॉइज स्ट्राइक करेंगे, या तो हम एम्प्लॉइज की बात मानेंगे, मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, या तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और अगर ये नहीं रास्ता निकल रहा है तो फिर माहौल बनेगा, ठीक है ना। अब या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, ठीक है ना। या तो तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाओगे, या मैं ही तुम्हें भगा दूंगा, सिंपल। हाँ जी, देखो इसकी लिमिटेशन है डीएसएलआर, क्या है भाई, स्ट्रिक्ट वॉच भी किससे कर रहे हैं, डीएसएलआर से कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब सुनो ना, जब कंट्रोलिंग होगी वो भी किससे, डीएसएलआर से, तो दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोलिंग की लिमिटेशन, अरे भाई एक तो ठीक है कि तुम कंट्रोलिंग कर रहे हो, एक कंट्रोलिंग भी करा रहे हो किससे, डीएसएलआर। थोड़ा बच्चों यहाँ पे गलत मत समझ लेना, ऐसा मत सोचना कि कंट्रोलिंग करने का मतलब ही सीसीटीवी लगाना होता है, या सीसीटीवी लगाना ही कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोल अरे बहुत सारी चीजें होती है, मतलब कंट्रोलिंग कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे कंट्रोलिंग एक ऐसे भी तो हो सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, यानी कि जो कमाने की परसेंटेज होगी वो 30% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए। और हम कमा कितने पा रहे हैं, 10% ही कमा पा रहे हैं। तो देन उसके बाद भी तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं ना। खाली कभी सोचो कि सीसीटीवी लगाना ही कंट्रोलिंग होती है, ऐसा गलत मत समझ लेना, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती है कि बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज वगैरह भी होते हैं, आगे अगर आप मतलब बताएंगे या आप जैसे भी बोलेंगे तो आगे कुछ टॉपिक्स है वो भी फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल कंट्रोलिंग की लिमिटेशन क्या होती है, डीएसएलआर क्या होती है, डीएसएलआर। और कंट्रोलिंग की लिमिटेशन क्या होती है, बोलो ना अरे बोलो ना, डीएसएलआर। और कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। और फीचर्स क्या है इसके, लुकिंग फॉर जीपी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मुझे बताओ आपको ये समझ में आता है क्या, बिना देखे बोल सकते हो, डीएसएलआर। डी स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर, हाँ डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। एस स्टैंड फॉर, हाँ एस स्टैंड फॉर कॉस्टली, कॉस्टली अफेयर्स, ठीक है ना, ये बहुत कॉस्टली रहता है।
DSL, L stand for little control over external factors and R stand for resistance from employees. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कंट्रोलिंग प्रोसेस, सॉरी रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक टॉपिक ये बीच में है, उसके बाद है कंट्रोलिंग प्रोसेस। हाँ जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके बीच में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। एक बार पहली हेडिंग पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, पहली हेडिंग पढ़ो। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको, चलो पढ़ा दूंगा, फिर भी पढ़ा दूंगा, एक बार पढ़ के देखो सारा क्या लिखा है यहाँ पे, पूरा पढ़ो। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। ये तो पहले भी हमने ऐसी लाइन यूज की है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए भी, एज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। कल भी बताया था मैंने क्यों नहीं सेपरेट किया जा सकता, प्लानिंग करोगे और कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो प्लानिंग करने का फायदा क्या हुआ, क्यों ही करी थी प्लानिंग, नहीं करी क्यों थी प्लानिंग जब कंट्रोलिंग करनी नहीं थी, प्लानिंग करके उखाड़ा क्या तुमने ये बताओ, टाइम ही वेस्ट किया, समझा ना। अच्छा, और कंट्रोलिंग करना चाहते हो, प्लानिंग करी नहीं तो कंट्रोलिंग हो नहीं पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, जब पता ही नहीं हमें क्या करना था, बस ये पता है क्या कर बैठे, है ना, तो कैसे कह दे कि दिल गलती कर बैठा है, कह ही नहीं सकते क्योंकि ये नहीं पता ना करना क्या था, तो कैसे कह दे कि दिल गलती कर बैठा है, समझा क्या। तो अगर प्लानिंग करोगे कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, और कंट्रोलिंग करना चाहोगे और प्लानिंग नहीं करोगे आप तो कंट्रोलिंग क्या हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्लाइंड, जो कि कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज डिस्कस्ड बिलो, पढ़ो जी पहले वाली हेडिंग पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लिया ना आपने, वर्मा जी समझा रहे हो। हम्म, चलो अदिति तुम समझाओ। कंट्रोलिंग जो होती है वो हमेशा किसके ऊपर बेस्ड होती है, वेरी गुड। विदाउट प्लानिंग देयर इज नो बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, अगर हमने प्लानिंग नहीं करी तो कंट्रोलिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए कोई तो बेस चाहिए हमें, और वो बेस हमने बनाया ही नहीं, वो बेस हमारे पास है ही नहीं, तो कंट्रोलिंग कर नहीं पाएंगे। हाँ आगे, क्योंकि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। एक्चुअल तो है हमारे पास, प्लान है ही नहीं, तो किससे कंपेयर कीजिएगा, किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आगे, तो प्लानिंग इज द प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, तो प्लानिंग पहली शर्त है क्या करने के लिए, एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए, डज प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, तो क्या बोलोगे आप, एग्री करोगे या नहीं करोगे,
हाँ, प्लानिंग पहली शर्त है क्या करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए। आगे, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस। अभी तो प्लानिंग कर ही नहीं थी, ऊपर वाले बुलेट में तो प्लानिंग कर ही नहीं थी, तो कंट्रोलिंग कर नहीं पा रहे थे। इस बार प्लानिंग कर ली लेकिन क्या नहीं कर रहे हो, तो प्लानिंग करने का फायदा ही क्या हुआ, वो यूजलेस हो गई। हाँ, कह रहे कि एक बार आपने प्लान बना लिया और वो ऑपरेट करने लगा, तो कंट्रोलिंग करना जरूरी हो जाता है, क्या करने के लिए, टू मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये चेक करने के लिए वेदर यू आर ऑन राइट ट्रैक और नॉट, ठीक है, और अगर सही ट्रैक पे नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेने का। सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। एग्जाम में ऐसे भी बोल सकता है कि आप प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस होता है, एग्री करो या नहीं करो, वो यूजलेस होता है। उल्टा भी बोल सकता है, कभी मीनिंगलेस और यूजलेस को देख के बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, अब ना रुकेंगे हम, ठीक है ना। थोड़ा कंट्रोल करने का और ध्यान से पढ़ने का कि वो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग बोल रहा है कि कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग बोल रहा है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगी। फाइनली, है ना, उल्टा हो जाए, कई बार एग्जाम में उल्टा करके देगा और शब्द यही चिपकाएगा, तो सोचने का तुम्हें, ठीक है ना, कहीं ऐसा ना लिख दे वो है कि वो बोलेगा इट इज राइट टू से दैट कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज मीनिंगलेस एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड। तो क्या ये मैंने सही बोला, स्टेटमेंट ही गलत है, उल्टा बोला मैंने, समझा क्या आपको, सही स्टेटमेंट ये है। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, ये आज तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। भैया कैसी बात कर रहे बेटा, एक बार यही चीज किसने पढ़ाई थी, प्लानिंग में भी पढ़ाई थी, कल पढ़ाया था, ठीक है ना, और आज फिर पढ़ा रहा हूं तीसरी बार। आगे, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग बच्चों प्रेस्क्रिप्टिव होती है, मतलब प्लानिंग प्रेस्क्राइब करती है कि ये होना चाहिए, यहाँ पे सलाह दी जाती है प्लानिंग में। कंट्रोलिंग में सलाह दी जाती है, कंट्रोलिंग में तो चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, क्या किया जाता है। तो देखो प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में ये रिश्ता है कि पहला रिश्ता तो ये है कि दोनों इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। दूसरा रिश्ता ये है कि प्लानिंग तो प्रेस्क्राइब करती है कि ये होना चाहिए, कंट्रोलिंग वो चेक करती है कि जो होना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ। तो प्लानिंग तो प्रेस्क्रिप्टिव होती है और कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होती है। तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, समझ में आ रही ना, और बोलता है कि पहले ये एक हफ्ता तक क्या करो आप, ये कोर्स चलाओ आप, देन हम क्या करेंगे बाद में इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट कैसे करेगा वो, टेस्ट कराएगा ना। मान लिया आज भी करा होगा इवैल्यूएट, आज देखा होगा कि भाई आज जैसे डायबिटिक लेवल है, आज कितना है, ठीक है ना, तो आज फिर उसने क्या किया, प्रेस्क्राइब किया। एक हफ्ते बाद फिर टेस्ट कराएंगे डायबिटीज का, समझ में आ रही है ना, देन चेक करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, समझ में आ रही है बात। करें, प्लानिंग इज द प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस एज इट डिस्क्राइब द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस होती है क्योंकि ये बताती है व्हाट शुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट क्या होएगा। प्लानिंग में हम करके आते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, देन सबसे बेस्ट एंड बेस्ट क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑन द अदर हैंड कंट्रोलिंग इज एन इवैल्यूएटिव प्रोसेस। कंट्रोलिंग कैसी प्रोसेस होती है, जो हमने प्रेस्क्राइब किया है अब उसे इवैल्यूएट करेंगे कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो वर्किंग भी है या वर्किंग नहीं है, ठीक है ना। एज इट इवैल्यूएट्स वेदर प्लान डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द डिजायर्ड एक्शन, कि जो हमारे जो प्लान हमारे डिसीजंस थे वो हकीकत में कन्वर्ट हो भी रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं। सो द कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस वहां से चालू होती है, बोलो ना, वेयर द प्लानिंग लीव्स ऑफ, जब प्लानिंग क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्लानिंग प्रोसेस में आना थोड़ा, प्लानिंग प्रोसेस में, वेरी गुड, मैं वहीं पे आना चाहता हूँ। सेकंड लास्ट स्टेप होता है इम्प्लीमेंट द प्लान, क्या होता है, और देन उसी के बाद से क्या चालू हो जाता है, फॉलो अप एक्शन, ये उसी की तो बात कर रहा है कि हाँ, प्लानिंग में भी मैंने बोला था कि कंट्रोलिंग यहीं से चालू हो गई, और ये देखो इस बात को बोल भी रहा है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहां से प्लानिंग क्या होती है, खत्म होती है।
ठीक है ना। और ये तो रिपीट चीज है, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। शायद मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक बार फिर भी आप पढ़ लो, 2 मिनट का समय लेके मैं भी करा दूंगा एक बार, और उसके बाद आज की क्लास को रैप अप करेंगे। कल भी बताया था ना इससे एक केस स्टडी, मिस्टर मनीष और मिस मनीषा वाली, है ना। आया क्या कुछ समझ में? कह रहे अक्सर ये कहा जाता है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, है ना। हाउएवर द स्टेटमेंट इज ओनली पार्शियली करेक्ट, लेकिन ये स्टेटमेंट आधा अधूरा सच है। कैसे? प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन एज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। कह रहे प्लानिंग, हमने देखो ये वहां पे भी पढ़ा था, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस पढ़ा था ना, लेकिन आधा अधूरा सच है। कैसे? यहाँ पे पूरी बात बता रहा है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन तो इसलिए क्योंकि प्लान किसके लिए बनाए जाते हैं, प्लानिंग क्या भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, बिकॉज आज के प्लान किसके बेसिस पे बनाए जाएंगे, पिछले प्लान के बेसिस पे। पास्ट में क्या हुआ था उसके बेसिस पे आज नए प्लान क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। तो प्लानिंग कैसी भी होती है, बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। प्लानिंग इज ऑल्सो अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज प्लान्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है। आगे बोल रहा कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग कैसा होता है, बैकवर्ड लुकिंग, एज इट मेजर्स एंड कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड फिक्स इन द पास्ट। सेम लाइन ऊपर भी पढ़ाई थी मैंने आपको फीचर में, क्योंकि जो आज हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं वो किसको देख के कर रहे हैं, प्लानिंग को देख करके। वो प्लानिंग जो हमने कब की थी, पास्ट में की थी। बिल्कुल सही बात है। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होता है। क्यों होता है फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, एज इट एम टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, क्योंकि इसका मकसद होता है कि फ्यूचर में हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। एंड द मिस्टेक्स विच आर कमिटेड इन द पास्ट, और जो गलती हमने पास्ट में की है, विल नॉट रिपीट इन द फ्यूचर, वो वापस से फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग भी होते हैं। क्रक्स क्या निकला? फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। ये तो था टॉपिक, क्या था हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। 3 हेडिंग में बताया हमने। पहला, दोनों इंटररिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। एक प्रेस्क्राइब करता है, दूसरा इवेल्युएट करता है, और दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। और फाइनली ये क्रक्स, अगर ऐसे आता है ना रिलेशनशिप आती है, तो ये क्रक्स जरूर लिख के आना है, ठीक है ना। कंक्लूजन जरूर लिख के आना। देखो कितनी ऐसे देख रहा है, क्या लिखा है, क्रश नहीं लिखा है, क्रक्स लिखा है, ऐसे देख रहा है इधर उधर होके, हटो हटो भाई मुझे देखना है क्या लिखा है, ठीक है ना। हाँ जी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं और इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है बच्चों। कायदे से तो इसमें एक टॉपिक रह गया बस, कंट्रोलिंग प्रोसेस, उसके बाद चैप्टर खत्म। कायदे से तो एक टॉपिक रह गया, लेकिन कुछ टॉपिक्स और भी है। अगर आप चाहोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, और अगर आप बोलोगे कि नहीं हम बाद में देख लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा भी आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। हालांकि जैसे कल की क्लास तो लगेगी कंट्रोलिंग में, और मे भी परसों की क्लास लग सकती है, ठीक है। फर्क इतना पड़ेगा कि अगर तुम वो टॉपिक्स पढ़ना चाहोगे तो 2 क्लास शायद से एक्स्ट्रा लगेगी, 2 नहीं तो 3 लगेगी क्लास एक्स्ट्रा, 3 तो मैक्स टू मैक्स है, 3 क्लास एक्स्ट्रा लगेगी। और अगर आप मना करोगे कि नहीं हमें वो, क्योंकि एग्जाम में तो आएंगे नहीं तो हमें वो पढ़ने नहीं है, तो देन अकॉर्डिंगली जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। और अगर आप ये बोलोगे कि जी अगर बाद में टाइम रहा तो बाद में देख लेंगे, वैसे बाद में रहता नहीं है टाइम, जो बात है, ठीक है ना। तो जैसा भी आप बताओगे, मतलब देख लेना। यहाँ से देखो, ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट है यहाँ तक, तो ये देखो यहाँ से ये
टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल एक टॉपिक है, कहने को एक टॉपिक है लेकिन काफी ठीक ठाक टॉपिक है इसके अंदर, क्योंकि मतलब काफी इसके अंदर अंदर जाके टॉपिक्स है, तो जैसा भी आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बिजनेस में मिलते हैं कल।